हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपने जीवन की इस कामयाबी के लिए घर पे बैठकर या कहीं भी स्वाध्याय द्वारा बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे ताकि आने वाली परीक्षा में आप बहुत अच्छा कर सके, बेहतरीन कर सके। और मैं भी आप सभी के बेहतरीन जीवन के लिए कामना करता हूं कि आप बहुत जल्द से जल्द सफलता की सीढ़ियों को चढ़ें। तो आइए हम सभी इस वीडियो में आज बात करते हैं भारतीय राजनीति के संविधान निर्माण के क्रम में हम पहुंच चुके हैं। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में पहुंच चुके हैं। और यदि आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं 1600, 1726, 1773, 1781, 1784, 1786, 1793, 1813 ये इसका भी वीडियो मैंने बना दिया है और आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और एक साथ में रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, ढेर सारा प्यार दुलार दें। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम मैं आपको कुछ याद करवा दूं कि इससे पहले 1813 ईस्वी में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट अपना शिकंजा कसते जा रही है। कैसे वो धीरे धीरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को रोक करके अपना शासन कायम करने का प्रयास कर रही है। जैसे कि 1793 के ही अधिनियम में, इस पहले 1793 ईस्वी के पहले चार्टर अधिनियम में ही आपने देखा कि अंग्रेज ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है अपना प्रभुत्व कायम करने का प्रयास लगभग शुरू कर दी थी, क्योंकि 86 में ही उसने यहाँ के गवर्नर जनरल को अपने परिषदों के निर्णयों के निरस्त करने का अधिकार दिया था और 84 में वीटो शक्ति दिया था। तो आप कह सकते हैं कि वो अपना पावर यहाँ पर जमा करना शुरू कर दिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी फायदा हो रहा था और भी कई ऐसे कारण थे जिसकी वजह से वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड करके खुद शासन करने का शौक बढ़ चला था। इसी क्रम में धीरे धीरे जो है वो कंपनी के पावर को समाप्त करने के प्रयास में थी। अब उसने कह दिया था 1786 में ही कि अब हम यहां से कानून बना के भेजेंगे और आपको उसी कानून के अनुसार चलना होगा। यानी कि पहला जो चार्टर अधिनियम आया वो 93 में, और वहां पर कंपनी को राज करने के लिए 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। और उसके बाद 1793 के बाद जब 20 वर्ष हुआ तो 1813 में जो प्रावधान हुआ था उसको हमने पिछले ही वीडियो में, पिछले ही क्लास में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय का एकाधिकार जो है रहने दिया था, बाकी अन्य मामलों से एकाधिकार समाप्त कर दिया था। चीन के साथ एकाधिकार रहने दिया था, बाकी सारे मामले में एकाधिकार समाप्त कर दिया था। साथ ही भारतीयों को शिक्षा के लिए, पढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का भी प्रावधान हुआ था। आपको जानकारी के लिए मैं बताते चलूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो 1813 का चार्टर अधिनियम आया था उसमें बहुत कुछ बदलाव हुए थे, और मैंने कहा था कि ये अधिनियम बहुत बड़ा एक फैक्टर रोल अभिनय करेगी आगे चल के। 1800 लगभग 85 ईस्वी के बाद से 1813 अधिनियम का फैक्ट पड़ता है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज की इस वीडियो में देखना है 1833 का चार्टर अधिनियम, जिसमें 1813 में आपने देखा था कि आंशिक रूप से समाप्त किया था, आंशिक रूप से समाप्त किया था व्यापारिक एकाधिकार, मतलब कुछ रहने दिया था, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार रहने दिया था। लेकिन 1833 में पूर्णतः समाप्त कर दिया, पूर्णतः समाप्त कर दिया। बिल्कुल आपने सही देखा कि 1813 में थोड़ा सा खत्म, कुछ व्यापार करने का रहने दिया, लेकिन 1833 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। भाई अब तुम नहीं करोगे, भारत में ना और भी कई कंपनियां आएंगी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं। अब जो भी हमें वहां पर प्रोप्राइटर्स के लिए अपना टैक्स पे करेगी, जो हमसे अलाउ मांगेंगे, मैं उनको दूंगा। तो पूर्णतः व्यापार एकाधिकार जो है था वो समाप्त कर दिया। तो परीक्षा में अगर आपसे पूछे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के द्वारा, तो चार्टर अधिनियम 1833, आंशिक रूप से तो 1813 में। इसके बाद जब व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया तो अब कंपनी के पास क्या बचा,
अब कंपनी के पास केवल ब्रिटिश की ओर से भारत में राजनीतिक कार्य करना रह गया था कि भाई आप राजनीतिक काम कीजिए, राजनीतिक काम करिए, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको जानकारी के लिए मैं ये भी बताता हूं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में कंपनी के अधीन दोहरी शासन लाया 1784 में। वहां पर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। डायरेक्टर का काम व्यापारिक गतिविधि और कंट्रोल का काम प्रशासनिक के मामले में। अब यहां पर कह रही है ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि सुन, तू अब ना व्यापारिक एकाधिकार छोड़ दे, अब तुम भारत में केवल राजनीतिक काम दे, बस, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं देखना है। और साथ ही साथ अब इसने क्या किया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पद बदल करके तो मतलब जो पहले गवर्नर हुआ करता था वही 1773 के एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ। इसके बाद जो है 1833 के एक्ट में भारत का गवर्नर जनरल बना। यहां पर क्रम याद रखिएगा कि 1773 वाला में 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना, बंगाल का, लेकिन 1833 में बंगाल नहीं, अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। और गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया, संपूर्ण देश के लिए यानी पूरे भारत के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया। तो प्रश्न है कि किस चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया? तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का, यानी कि अब अलग अलग प्रांत में अलग अलग बजट तैयार नहीं होंगे, अलग अलग प्रांत में अब अलग अलग कानून नहीं होंगे, एक ही कानून होगा जो पूरे प्रांत में, पूरे भारत में लागू होगी। ऐसा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1833 के चार्टर अधिनियम में प्रावधान किया। और साथ ही मैं आपको बताते चलता हूं कि भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल हुआ वो लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला। और चूंकि भारत का ये पहले गवर्नर जनरल हुए तो अंतिम, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी इन्हीं को कहा जाएगा। बंगाल के, याद होगा आपको कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल के अंतिम कौन होंगे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और यही अंतिम है और यही भारत के पहले गवर्नर जनरल भी हुए। एक कंफ्यूजन को यहां पर क्लियर रखना है, स्पष्ट रखना है। साथ ही साथ अब गवर्नर जनरल के परिषद को थोड़ा सा सदस्य की संख्या बढ़ाया गया। पहले जो 3 सदस्य था वही इसमें चौथा सदस्य जोड़ा गया। हालांकि शुरू में भी 4 सदस्य थे, लेकिन बाद में फिर 3 सदस्य कर दिया गया। इसके बाद फिर 1833 के चार्टर अधिनियम में 4 सदस्य किया गया, और जो चौथा सदस्य आया वो विधि सदस्य के रूप में आया। चौथा सदस्य विधि सदस्य के तौर पर आएगा, जो विधि की जानकार रखता हो। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल परिषद में चौथा सदस्य जो है विधि सदस्य के तौर पर जुड़ा? तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। और पूरे भारत के लिए कानूनों का क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया कि भाई सुनिए, कौन सा क्षेत्र में या किस तरीके से कानून होगा, विधि व्यवस्था क्या होगी, किसी चीज के लिए किस प्रकार का नियम संचालित करना होगा। इसके लिए जो है, इसके लिए एक विधि आयोग का गठन हुआ। इसका काम ही था विधि का जांच करना, विधि बनाना। साथ ही जहां पर किसी भी प्रकार की समस्या, अगर उस विधि को लेकर के, नए विधि जो बनाया गया, अगर वो विधि समस्या पैदा कर रही है, न्याय नहीं कर रही है, तो ये काम विधि आयोग का था। तो भारत में कानून का जो वर्गीकरण किया गया वो 1833 के चार्टर अधिनियम, या प्रथम विधि आयोग भी जो स्थापना हुआ वो 1834 में स्थापना हुआ, और इसी चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो प्रथम विधि आयोग का जब स्थापना हुआ तो वो किसकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। मैं आपको बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि जब हम लोग YouTube वीडियो शूट कर रहे होते हैं तो बहुत कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें संक्षेप में बताना होता है, स्टोरी बहुत कम बताना पड़ता है। इसलिए आप कम से कम में ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। इस पर हम लोग को बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है।
बाय द वे क्लास में इन सारे चीजों को बहुत ही स्टोरी वे में बताया जाता है, जो इसके साथ घटना घटी होती है वो सारे चीजों को बताया जाता है, बहुत अलग टाइप के, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है टाइमिंग का। तो चौथे सदस्य के रूप में चौथे सदस्य विधि सदस्य होगा, और उसके बाद पहली बार भारत में कानून का वर्गीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए विधि आयोग यानी कि भारत में प्रथम विधि आयोग का जो गठन हुआ है वो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1834 में स्थापना हुआ है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। भूल मत जाइएगा, पूछता है परीक्षा में कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? मैकाले की अध्यक्षता में। या फिर क्रम दे देता है, मिलान करने के लिए आता है, प्रथम विधि आयोग इधर 1 देगा, उधर सी में लॉर्ड मैकाले देगा, तो आपको मिलान करना है, फिर ऑप्शन में सिलेक्ट करना है 1 का 1 या बी का 2 3 ऐसे करके। इस एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह भी व्यवस्था करवाया कि भारतीयों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। भेदभाव करने से रोक लगा दिया गया, समाप्त करने का प्रावधान किया गया। परंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हालांकि इसका विरोध किया था, और ये जो लिखा गया था कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, रंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं होगा। और ये चार्टर अधिनियम के धारा 87 में इसका वर्णन है, धारा 87। मैं इसलिए धारा 87 बता रहा हूं कि एक बार ये पूछा भी गया है, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, कि किस धारा के तहत हटाया गया था। वहां पे 1833 के चार्टर अधिनियम धारा 87 के तहत हटाया गया, ये याद रखिएगा। हटाने का प्रावधान था हटाने का, ठीक है, हटाने का प्रावधान था। बाय द वे एक चीज था कि 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत ही 1843 में जो है, आपको जानकारी के लिए बताते चले कि दास प्रथा का समाप्त हुआ था 1843 में, समझे। और जब विलियम बेंटिक की बात होती है तो 1829 में ही, मैं इनसे थोड़ा सा और कनेक्ट कर देता हूं विलियम बेंटिक से, कि 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। उस टाइम ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और आगे है कि सिविल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान फोकस कीजिएगा कि सिविल सेवकों की चयन के लिए समझ रहे हैं, सिविल सेवकों की चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन, कंपटीशन, कि भाई अब जो ऑफिसर बनेंगे भारत में नॉमिनेट नहीं होंगे, जिसको हमने पसंद किया कि भाई तुम देखने में बहुत अच्छे हो और यार स्मार्ट लगते हो, तुम इसे बना दो आईएएस, अरे ये हमारा मौसी का लड़का है इसे बना दो, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, अरे ये बड़ा उच्च जाति का है इसे बना दो, या ये हमारा बहुत अच्छा तलवा चाट रहा है उसको बना दो, ऐसा नहीं। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि सुन, ये सब खत्म। अब जो है ना, भारत में जो सिविल सर्विसेज में जो लोग आएंगे वो कंपटीशन के माध्यम से आएंगे। ऐसा प्रावधान करने का प्रयास किया लेकिन वो असफल रह गया। मेरी बात समझिए, थोड़ा सा नहीं मत माइंड में सेटअप कर लीजिएगा। प्रयास करने का, शुरू करने का प्रयास किया लेकिन असफल रह गया। तो कहोगे सफल कब हुआ? याद रखिएगा कि भारत में पहली बार सिविल सर्विसेज के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन की जो शुरुआत हुई वो 1853 के चार्टर अधिनियम में, 33 के बाद 53 ही आएगा। 33 में प्रयास किया, ध्यान दीजिए शब्द पर, 33 में प्रयास किया और 53 में आरंभ हुआ। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिविल सर्विस के प्रतिनिधियों के लिए जो खुली प्रतियोगिता का आयोजन का जो प्रयास किया गया, तो प्रयास कहेगा तो 1833, असफल लिख देगा तो और काम आसान हो जाएगा, और अगर आरंभ कहेगा तो 1853 में। तो कंपटीशन के माध्यम से जो आईएएस आईपीएस जो बन रहा है ना, वो 1853 का दिन है। साथ ही साथ बंबई और मद्रास परिषद के विधि निर्माण करने की शक्तियां, ध्यान दीजिए, यहां पर बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हम एक तरफ पढ़ रहे हैं भारत का गवर्नर जनरल, तो प्रांतों में भी गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाते थे, तो बंबई और मद्रास में भी गवर्नर होगा, ये दोनों अधीन में रहेंगे इसके। तो बंबई और मद्रास परिषदों की विधि निर्माण की शक्तियां वापस ले लिया गया, ठीक है। और पहले ये शक्तियां इनके पास थी, हमने 1726 में भी देखा था कि भाई कंपनी के मालिकों ने सोचा कि तुम वहां रहते हो तो तुम कानून बनाओ, तो ये प्रांतों को दे दिया था अधिकार कि बंबई और मद्रास के जो प्रांत थे ये विधि निर्माण खुद करते थे। लेकिन 1833 में विधि निर्माण की शक्ति वापस ले ली गई। अगर मैं ये लाइन नहीं भी लिखता तो आप
समझ जाते। कैसे? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालते। हमने यही कहा कि संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट, पूरे भारत के लिए कानून बनाना, तो कौन बनाएगा? ये भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा। इसका मतलब ये है कि बंबई और मद्रास परिषद विधि निर्माण नहीं करेगा, क्योंकि एक ही कानून बन रहा है। जब एक ही कानून बनेगा तो बंबई अलग है उससे, भारत से, मद्रास अलग है नहीं ना। तो ये ले लिया गया शक्ति, लेकिन याद रखिएगा कि इसे बाद में वापस दे दिया। बंबई को कानून बनाने का अधिकार, मद्रास को कानून बनाने का अधिकार जो 1833 में वापस लिया, वो 1861 में फिर से दे दिया गया ये शक्ति। तो मैं कोशिश करता हूं कि कंबाइंड दूं, कहां पर क्या हुआ, कहां पर क्या हुआ, मैं कंबाइंड करने का कोशिश करता हूं, ताकि माइंड में सेटअप बना रहे, एक फाउंडेशन बना करके देना चाह रहा हूं। जैसे मैंने कहा 33 में वापस ले लिया और 61 में वापस दे दिया, ताकि वो याद रहे कि जो घटना अभी हुआ उसका उल्लेख बाद में भी है। ठीक है। साथ ही आप इतना सारा देख रहे हैं, 1833 में इतना नियम लाने का प्रयास किया। मान लीजिए कि एक प्रकार से जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट जब कानून बनाने की बात कर रही है, वर्गीकरण कर रही है, तो एक प्रकार के वो संविधान निर्माण ही कर रही है कि भारत में मतलब इस तरीके से चलेगा सारा शासन व्यवस्था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के पहला संकेत इसी एक्ट में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से जो यहां तक हम पढ़े उसका निचोड़ है ये लाइन, कि भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत किस एक्ट में मिलता है? संविधान निर्माण का प्रथम संकेत तो 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि अगर कहें कि पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया, संवैधानिक स्थिति को, समझे? तो ये 1813 में, और संविधान निर्माण के संकेत पूछेगा तो 33 में, और ब्रिटिश क्षेत्र, भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति कहेगा, संवैधानिक स्थिति कहेगा तो 1813। और अगर पहली बार संविधान निर्माण की बात कहेगा ब्रिटिश राज के दौरान तो 1833 में। तो हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो संविधान निर्माण के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आपको आगे इसमें रिपीट कर देना चाहता हूं, एक बार हमारे साथ आप रिपीट कर लीजिए। सबसे पहले 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में क्या हुआ? तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और सिर्फ राजनीतिक कार्य करना था इसको। इसके अलावा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ, और इसी एक्ट के तहत 1843 में दास प्रथा खत्म हुआ। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही भारत में सती प्रथा ठग प्रथा भी था ना, 1829 में समाप्त हुआ। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद हम लोग चले कि इसी एक्ट के द्वारा जो है चौथा सदस्य विधि सदस्य के तौर पर जुड़ा गया। इसके अलावा भारत में कानूनों का वर्गीकरण किया गया, जो 1834 ईस्वी में मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। यह भी ध्यान रखना है, एक दो बातें बोलने के दरम्यान में कोई कंटेंट थोड़ा सा समस्या होती है, इश्यू होती है। अगर आपको वहां पर कुछ ऐसा लगे तो आप कमेंट में लिख दिया कीजिए, ठीक है। तो इसी एक्ट द्वारा कंपनी के प्रदेशों में भारतीय को जाति, धर्म, आधार, वंश के आधार पर, रंग के आधार पर, जन्म स्थान पर भेदभाव की समाप्ति का प्रावधान, और यह बात धारा 87 में था। साथ ही साथ सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास आरंभ तो 53 में हुआ। बंबई मद्रास परिषद के विधि निर्माण शक्ति वापस लिया, 1861 में वापस दे दिया। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इसी एक्ट में मिलते हैं। तो ये हमारा आज का सार रहा। जो आपने नहीं लिखा, आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पहले करके, जहां मैंने इतना ज्यादा कुछ नहीं किया है, तो वहां पर आप करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो फिर से याद रखिएगा कि हमने आज 1833 कंप्लीट किया। अगर आप चाहते हैं कि आगे कभी हमारा इसी तरीके से कंप्लीट हो, कम समय में आपको कोई किताब खोलने की जरूरत ना पड़े, आप केवल हमारे साथ 20 से 22 मिनट 25 मिनट समय देते हैं या कुछ मिनट समय देते हैं, तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट तैयार हो जाएगा और इधर उधर किताब में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। केवल आपको 20 से 25 मिनट या जितना देर का मेरा वीडियो शूट होता है आपको सुनना है, और उसके बाद लाइन बाय लाइन नोट्स कर लेना है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, और तब तक आप लोग बहुत अच्छे रहें, तैयारी करते रहें,
बहुत ऊंचाई तक बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।